सालों तक इस हत्यारे की हिंसक कल्पनाएं सिर्फ कल्पनाएं ही रहीं, लेकिन एक दिन वो अपने खौफनाक सपनों को जीने की कोशिश करने वाला था और आखिरकार उसने इसे 28 जून 1984 को किया। उसका शिकार जेनी विनको नाम की एक 69 वर्षीय महिला थी जो ग्लासेल पार्क लॉस एंजलिस में रहती थी। ये स्पष्ट नहीं है कि रेमिरेज ने उसे क्यों चुना, लेकिन ये संभावना है कि वो एक गलत अवसर का शिकार बनी। उसने रात में खिड़की खुली छोड़ दी थी क्योंकि मौसम गर्म था और हत्यारे ने शायद उस घर को देखा था जिसे तोड़ना आसान था। उसने बस एक ग्लास स्क्रीन को हटा दिया और अंदर चढ़ गया। जैसे ही वो अंदर आया, रेमिरेज ने गुस्से में जेनी विनको को निर्दयता से मारा, रेप किया और उसके गले को इतनी हिंसक रूप से काट दिया कि वो लगभग धड़ से अलग हो गई। अपने नशीली पदार्थों की लत को बनाए रखने के लिए कीमती चीज़ें ढूंढने लगा जिसे वो बेच सके। ये उसका काम करने का तरीका बनने वाला था। उसे द नाइट स्टॉकर नाम दिया गया, जो अपने भयानकता से लॉस एंजलिस शहर को दिलाने वाला था। किसी कारण से नाइट स्टॉकर ने जेनी विनको हत्या के बाद फिर से हमला करने से लगभग 9 महीने पहले इंतज़ार किया। रिचर्ड रामिरेज का जन्म 29 फरवरी 1960 को टेक्सास के एल पासो में रिकार्डो लेविया मंजो रेमिराज के नाम से हुआ था, जो मैक्सिकन इमिग्रेंट्स मर्सिडीज और जूलियन रेमिराज का 5वां लड़का था। रिचर्ड या रिकी के नाम से जाना जाने वाला रेमिराज को कम उम्र में ही सिर में चोट लग गई थी। 5 साल की उम्र में झूला झूलते समय वो बेहोश हो जाने के बाद उसे मिर्गी के दौरे आना शुरू हुए थे। उसके पिता जूलियन एक मैक्सिकन नागरिक और पूर्व पुलिस थे, जो बाद में एटचिसन, टोपेका एंड सेंटा फे रेलवे में एक मजदूर बन गए। वो शराबी थे। वो गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों को मारते थे। रामिरेज ने 10 साल की कम उम्र में गांजा और शराब पीना शुरू कर दिया था। जवान होते ही रामिरेज अपने बड़े चचेरे भाई मिगेल से काफ़ी प्रभावित था, जो हाल ही में वियतनाम युद्ध में लड़कर लौटे थे। मिगेल ने रामिरेज को कई वियतनामी औरतों पर उसने किए अत्याचारों के बारे में बताया। दोनों ने एक साथ गांजा करना शुरू किया। 13 साल की उम्र में रामिरेज ने अपने चचेरे भाई को अपनी पत्नी की हत्या करते भी देखा था। 9वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने के बाद रामिरेज को पहली बार 1977 में मैरिजुआना रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो उसके बाद जल्द ही कैलिफोर्निया चला गया। वो कोकीन की लत और चोरी की ओर बढ़ रहा था और सैटनिज्म पे अपना ध्यान देना शुरू कर रहा था। उसे लॉस एंजलिस में 2 बार कार चोरी के आरोप में 1981 और फिर 1984 में गिरफ्तार किया गया था। 17 मार्च 1985 को नाइट स्टॉकर के गुस्से का सामना 22 वर्षीय मारिया हर्नांडेज करने वाली थी। वो एक घर के गैराज में आके रुकी जो रोजमेड कैलिफोर्निया में था। जब वो अपनी कार से बाहर निकली, तब उसे पूरे काले कपड़े पहने और बेसबॉल कैप पहने एक अजीब आदमी आके मिला। उसने कैप नीचे तक खींची थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने मारिया पे बंदूक तान दी। मारिया ने दया की भीख मांगी, लेकिन उसको डरा हुआ देखते ही उस आदमी ने ट्रिगर खींचा। एक ज़ोरदार धमाके ने गैराज को हिला दिया और मारिया फर्श पर गिर पड़ी। शूटर ने उसके शरीर को लात मार के बाजू में किया। उसने दोबारा मारिया को नहीं देखा, क्योंकि देखता तो पता चलता कि मारिया अभी भी जिंदा थी। डायल ओकाजाकी, जो मारिया की रूममेट थी, उसने एक बंदूक की गोली सुनी थी और किचन काउंटर के पीछे छिपी थी। तब नाइट स्टॉकर उसके पास गया और उसे तुरंत गोली मार दी। बाद में नाइट स्टॉकर घर से बाहर चला गया और मारिया बाहर आधा मरी हालत में थी, जो उठने की कोशिश कर रही थी। वो चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने अपना हथियार वापस अपनी बेल्ट में डाला और वहाँ से चला गया। ठीक 1 घंटे बाद नाइट स्टॉकर ने फिर से 30 वर्षीय लियान यू को उसकी कार से बाहर निकाला और उसे 2 बार गोली मारी और फिर भाग गया। जब पुलिस ने उसे पाया, तब भी लियान लियू जीवित थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो मर चुकी थी। ऐसा नहीं कि पुलिस को इन अपराधों को एक साथ जोड़ने के लिए लंबा समय लगा, क्योंकि सभी शूटिंग 22 कैलिबर हैंडगन से की गई थी और दोनों घटनाओं के गवाहों ने एक ही आदमी का वर्णन किया था। वो लंबा और पतला था, जो रंग से सफ़ेद था। उसके बाल काले घुंघराले थे और दांत सड़े हुए थे। इन घटनाओं की गंभीरता ने लोगों और पुलिस वालों को सतर्क कर दिया था। सिर्फ 10 महीने बाद 27 मार्च 1985 को नाइट स्टॉकर फिर से सक्रिय हो गया।
हत्यारा वाइटर कैलिफोर्निया में स्थित विंसेंट एंड मैगजीन के घर में घुस गया। उसने पति और पत्नी दोनों को सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। फिर उसने मैगजीन के कपड़े उतारे और उसके पूरे शरीर पर चाकू के कई घाव किए और उसकी आंखों को बाहर निकाल दिया। नाइट स्टॉकर ने किसी पे हमला करने से पहले लगभग 2 महीने इंतज़ार किया, लेकिन नाइट स्टॉकर सक्रिय नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि रिचर्ड रेमिराज सक्रिय नहीं था। रेमिराज ने चोरी सहित कई अन्य अपराधों के साथ अपना समय बिताया। चोरी, अपहरण, रेप और उनके बच्चों का अपहरण करना भी शुरू किया, जो फरवरी 1985 में सैन गैब्रियल वैली के पास शुरू हुआ। बच्चों को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के निर्माण स्थलों पर ले जाया जाता, जहां उनका यौन शोषण किया जाता और फिर छोड़ दिया जाता। उनमें से कई बच्चों ने अपने अपहरणकर्ता का हुलिया बताया, जिससे इस मामले के प्रमुख जांचकर्ताओं में से एक गिल कैरिलो को शक हुआ कि एक ही इंसान इन सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पहले वही आदमी बच्चों का अपहरण करता है और लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मार देता है, जबकि वो कभी बंदूक का उपयोग करता है तो कभी चाकू का, कभी सिर्फ एक बार गोली मारता है, कभी शरीर को शत विक्षत कर देता है। लेकिन ये सब असंभव लग रहा था और कोई गिल कैरिलो पे विश्वास नहीं कर रहा था। उसे और सबूतों की ज़रूरत थी और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे जल्द ही जूते का प्रिंट मिला। नाइट स्टॉकर ने मैगजीन के अपराध स्थल पर एक बहुत ही अलग जूते का प्रिंट छोड़ा था। ये एक अविया स्नीकर साइज़ 11 का जूता था, जो काला रंग का था। पुलिस ने जूते की कंपनी से संपर्क किया और पाया कि उस साइज़ से मेल खाने वाले स्नीकर्स के सिर्फ 6 जोड़े पूरे यूएसए में भेजे गए थे, जिसमें से एक जोड़ी लॉस एंजलिस में बेची जा रही थी, क्योंकि वो मॉडल इस साल की शुरुआत में आया था। और वैसे ही बच्चे के अपहरण के दौरान रिचर्ड रामिरेज अपने शिकार को एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर ले गया, जहां उसने गीले सीमेंट पर कदम रखा और वही जूते का प्रिंट छोड़ दिया। उसी दौरान एक लड़की विटनी पर ब्रेक इन के दौरान लोहे के रॉड से हमला किया गया था और उसके हमलावर ने उसी प्रिंट को पीछे छोड़ा था। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि ये सभी अपराध जितने अलग अलग थे, ये सभी एक ही आदमी द्वारा किए जा रहे थे। 14 मई 1985 की रात को नाइट स्टॉकर ने अपने हत्या करने का सफ़र फिर से शुरू किया। उसने मॉनिटरी पार्क में बिल एंड लिलियन पर हमला किया। पहले उसने लिलियन को रोककर बिल को गोली मार दी। उसके बाद उसने लिलियन का रेप किया। फिर उसके बाद वो एक बार फिर घर में तोड़फोड़ करने लगा। लिलियन डोई जैसे तैसे कर उठी। बिल अभी मरा नहीं था और नाइट स्टॉकर वहाँ से चला गया, लेकिन बिल ने हॉस्पिटल जाते जाते ही दम तोड़ दिया। अपराध स्थल पर जांच अधिकारियों को पैर के जूते के प्रिंट मिले, लेकिन इसके आगे कोई और सबूत नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने अपना सबसे बड़ा सबूत खो दिया जब सैन फ्रांसिस्को की मेयर डायने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्नीकर्स का खुलासा किया। इस बात से अनजान की ये खुफिया जानकारी थी। उसके बाद हत्यारे ने स्नीकर्स पहनना बंद कर दिया। 29 मई 1985 को नाइट स्टॉकर मोनरोविया चला गया, जहां वो 2 बुजुर्ग बहनों के घर में घुस गया, जिनका नाम मेबल बेल और फ्लोरेंस लैंग था। दोनों 80 के करीब थी। इस बार उसने एक हथौड़ा और बिजली के तार का इस्तेमाल किया और दोनों बहनों को घायल किया। बाद में उनके घर को लूट लिया और उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि दोनों बहनें अभी भी जीवित थी। गंभीर स्थिति में फ्लोरेंस लैंग मिली, लेकिन हॉस्पिटल में मेबल बेल की मृत्यु हो गई। लेकिन ये घटना थोड़ी अलग थी। नाइट स्टॉकर ने घर के दीवारों पर लिपस्टिक से पेंटाग्राम बनाया था और मेबल बेल की जांघ पर भी बनाया था। ये पहली बार था जब उसने सैटन से अपना संबंध दिखाया था, जो आगे होने वाले जुर्म में भी दिखा। उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी, इसलिए नाइट स्टॉकर अगले दिन फिर से सक्रिय हुआ। इस बार उसने एक 42 वर्षीय कैरोल काले को अपना शिकार बनाया, जो अपने 11 साल के बेटे के साथ बरबैंक में रहती थी। उसने लड़के को हथकड़ी लगाई और उसे कोठरी में बंद कर दिया और फिर उसने कैरोल काल का रेप किया और उसे धमकाता रहा कि वो उसके चेहरे की तरफ ना देखे और देखेगी तो वो उसे गोली मार देगा। बाद में उसने उसको भी कोठरी में बंद कर दिया और बिना किसी को जान से मारे उसने उस जगह को लूट लिया। नाइट स्टॉकर जून में फिर से सक्रिय हुआ। 32 वर्षीय पैटी एलन हिंगिस उनका शिकार बनी। उसने शरीर पर चाकू से काफ़ी वार किए थे और उसका गला काट दिया था। हालांकि एक पड़ोसी ने कहा कि उसने हिंगिस की मौत की रात में नाइट स्टॉकर को देखा था, लेकिन यह घटना कभी नाइट स्टॉकर से जोड़ी नहीं गई। अभी तक नाइट स्टॉकर ने 13 लोगों को उसका शिकार बनाया था। उसमें से एक खून था जो 2009 तक नाइट स्टॉकर से जुड़ा नहीं था, जो बाद में जोड़ा गया। 10 अप्रैल 1984 के दौरान रामिरेज ने
मे लियांग नाम की एक 9 साल की लड़की को एक बिल्डिंग के अंदर फुसला कर ले गया। बाद में उसे एक पाइप से लटका पाया गया। जुलाई 1985 में नाइट स्टॉकर ने सबसे ज़्यादा जुर्म को अंजाम दिया, जिनमें से 9 लोगों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले 75 वर्षीय मैरी लुई कैनन की हत्या हुई, जो 2 जुलाई को अर्काडिया में अपने घर में मरी पाई गई थी। उस पर तब हमला किया गया जब वो सोई थी और फिर उसे रसोई के चाकू से मारा गया। हमेशा की तरह नाइट स्टॉकर उसके घर में घुस गया और उसके बाद कुछ भी कीमती सामान चोरी करके ले गया। 3 दिन बाद रेमिरेज ने व्हिटनी बेनेट पर लोहे की रॉड से हमला किया। वो बच गए, लेकिन उसे 7 जुलाई को बहुत टाँके लगाने पड़े। नाइट स्टॉकर ने मोंटेरे पार्क में 2 हमले किए, सोफिया डिनमैंग को दबोचा और उसका रेप किया। रेमिरेज ने जल्द ही 2 और घटनाओं को अंजाम दिया। लॉस एंजलिस काउंटी के अलग अलग हिस्सों में 2 घरों को अपना निशाना बनाकर, एक ग्लेंडेल में और दूसरा वैली में, पहला मैक्सिन और लीला को, जो 60 की उम्र में थे। नाइट स्टॉकर बंदूक के साथ घर में घुस गया और एक हथियार के साथ दोनों बुजुर्गों पर वार करने के बाद उसने दोनों के सिर पर गोली मारी और उन्हें मार डाला। फिर ब्लेड से उनके शरीर को काटना शुरू किया। बाद में उसने उनके घर को लूट लिया और किसी कारण से अपनी 22 कैलिबर गन को वहीं छोड़ दिया। उसके पास पहले से ही एक और बंदूक थी, लेकिन इस सबूत की वजह से पुलिस सभी घटनाओं को जोड़ने में सफल हुई। नाइट स्टॉकर एक चोरी की कार में सन वैली में घूम रहा था। कैवानुक परिवार का 32 वर्षीय चेन कैवानुक को पहले निशाना बनाया गया और जब वो सो रहा था तब उसके सिर पर गोली मारकर मारा गया। उसकी पत्नी सोंकिट को पीटा गया और उसके साथ रेप किया गया और उनके 8 साल के बेटे को बांध कर रखा गया जब नाइट स्टॉकर उनका घर लूट रहा था। अगस्त में नाइट स्टॉकर काफ़ी सक्रिय रहा। वो क्रिस और वर्जीनिया पीटरसन के नॉर्थरिच घर में घुस गया। वो उनके बेडरूम में घुस गया और उन दोनों को गोली मार दी। ये एक 25 कैलिबर पिस्तौल थी। वर्जीनिया को सिर में और उसके पति को गर्दन में मारा गया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से वो दोनों बच गए थे। क्रिस ने उठाकर नाइट स्टॉकर की तरफ गोली चलाई और वो वहाँ से भाग गया। इस घटना से नाइट स्टॉकर भी बौखला गया था। उसे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने उसके 2 दिन बाद फिर से हमला करने के लिए इंतज़ार किया। नाइट स्टॉकर इलियास के घर में घुस गया। पत्नी सेकिना पर हमला करने से पहले इलियास को मार डाला। रेमिराज ने सेकिना के दोनों बेटों को जान से मारने की धमकी दी और फिर सेकिना का रेप किया और घर लूट लिया। अगला हमला 18 अगस्त को हुआ, लेकिन ये अलग था क्योंकि ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जहाँ तक हम जानते हैं कि ये पहली बार था जब नाइट स्टॉकर ने लॉस एंजलिस काउंटी छोड़ा। उसने पीटर और बारबरा पैन के घर को अपना शिकार बनाया और दोनों के सिर में गोली मार दी, लेकिन बारबरा अपने घाव से बच गई। जांचकर्ताओं को शक था कि वो किसी एक ही हत्यारे से निपट रहे हैं। उसने दीवारों पर पेंटाग्राम बनाया था, जैसे नाइट स्टॉकर की घटना में हुआ था, और गोलियां उसी 25 कैलिबर पिस्तौल से आई थी। पीटर पैन नाइट स्टॉकर का आखिरी शिकार बना। नाइट स्टॉकर ने उसके बाद एक और हमला किया। इस बार 24 अगस्त पे मिशन वेइजो में उसने 30 साल के बिल कान को सिर में 3 बार गोली मार दी और उसकी मंगेतर एनेज एरिक्सन का रेप किया, लेकिन बिल कान अपने घाव से बच गया। एरिक्सन ने जांचकर्ताओं को नाइट स्टॉकर का पूरा हुलिया बताया था और पुलिस ने रोमेरा हाउस से रेमिराज के जूते के निशान लिए थे। चोरी की गई टोयोटा को 28 अगस्त को कोरेटाउन लॉस एंजलिस में छोड़ दिया गया था और पुलिस ने रियर व्यू मिरर से एक फिंगरप्रिंट लिया था। रेमिराज ने कार से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट वहाँ से मिले। फिंगरप्रिंट से ये साबित हो गया था कि रेमिराज ने ही ये सब जुर्म किए हैं। रेमिराज के प्रिंट की पहचान को चमत्कार के रूप में बताया गया क्योंकि उसकी पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम में हाल ही में बनाया गया था। 29 अगस्त 1985 को जांचकर्ताओं ने रेमिराज को एक मगशॉट जारी करने का फैसला किया और नाइट स्टॉकर को आखिरकार एक चेहरा मिला। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो और जल्द ही सभी लोग तुम्हें जान जाएंगे। कोई जगह नहीं होगी जहां तुम छुप सको। 30 अगस्त 1985 को रेमिराज ने अपने भाई से मिलने के लिए ट्यूशन एरिज़ोना के लिए एक बस ली, इस बात से अनजान कि वो पूरे कैलिफोर्निया में लगभग हर न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे छाया हुआ था। लेकिन वो अपने भाई से मिल नहीं पाया और रेमिराज 29 अगस्त की सुबह लॉस एंजलिस से लौट आया। वो पुलिस अधिकारियों के पास से गुजर गया जो उसी को पकड़ने की उम्मीद में बस टर्मिनल के बाहर खड़े थे। रेमिराज ने न्यूज़पेपर ला ओपिनियन के पहले पन्ने पर अपना चेहरा देखा और डर के दुकान से भागा। सेंटा एना फ्रीवे के पार दौड़ने के बाद उसने एक फोर्ड मस्टैंग को कारजैक करने का प्रयास किया, लेकिन गुस्से में आकर वहां खड़े फॉस्टिनो पिन ने उसे खींच लिया। रेमिराज सड़क पर दौड़ा और एंजेलो डी ला टेरा से कार की चाबी लेने की कोशिश करने लगा।
औरत के पति मैनुअल डी लाटेरा ने उसका पीछा करते हुए रेमिराज के सर पर एक रॉड से मारा। 10 से ज़्यादा निवासियों के एक समूह ने बॉयल हॉट्स में हर्बर्ट स्ट्रीट के नीचे रेमिराज को देखा और फिर उसका पीछा किया। लोगों ने रेमिराज को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। लगभग 8 बजे पुलिस जल्द से हर्बर्ट के 3700 ब्लॉक में पहुंची और पाया कि रेमिराज को बुरी तरह पीटा गया और उसे हिरासत में लिया गया। मुकदमे के लिए जूरी सिलेक्शन 22 जुलाई 1988 को शुरू हुआ। अपनी पहली कोर्टरूम उपस्थिति में रेमिराज ने उस पर बने पेंटाग्राम से हाथ उठाया और चिल्लाया, हेल सेटन। 3 अगस्त 1988 को लॉस एंजलिस टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि कुछ जेल कर्मचारियों ने रेमिराज को प्रोसिक्यूटर को बंदूक से गोली मारने की मंसूबा बनाते हुए सुना। इस वजह से एक मेटल डिटेक्टर बाहर लाया गया था और प्रवेश करने वालों की तलाशी ली गई थी। 14 अगस्त को मुकदमे को रोका गया क्योंकि एक जूरी सदस्य फिलिस सिंगलेटरी कोर्टरूम में नहीं पहुंची। उसके अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सभी जूरी डर गए, सोच रहे थे कि क्या रेमिराज ने किसी तरह इस घटना को अपने जेल के अंदर से करवाया था। हालांकि बाद में सामने आया कि रेमिराज फिलिस की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि फिलिस को उसके प्रेमी ने गोली मारकर मार डाला था, जिसके बाद एक होटल में उसी हत्यारे ने आत्महत्या कर ली थी। 20 सितंबर 1979 को रेमिराज को सभी आरोपों का दोषी ठहराया गया था। हत्या के 13 मामले, हत्या के 5 प्रयास, 11 रेप और 14 चोरी। 7 नवंबर 1979 को मुकदमे के पेनल्टी फेज के दौरान उसे कैलिफोर्निया के गैस चैम्बर में मौत की सज़ा सुनाई गई। 7 अगस्त 2006 को रेमिराज की अपील का पहला दौर असफल रूप से ख़त्म हो गया, जब कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा और मौत की सज़ा को बरकरार रखा। 7 सितंबर 2006 को कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की, उसकी अपील को नामंजूर कर दिया। 7 जून 2013 को कैलिफोर्निया के ग्रीन बे में मारिन जनरल अस्पताल में बी-सेल लिम्फोमा की वजह से रेमिराज की मृत्यु हो गई। जुर्म की ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इनकॉर्पोरेटेड को।